कहा हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आईपैक छापा मामले में ईडी की याचिका पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास पर छापेमारी और जांच के दौरान बाधा डाली। ईडी की छापेमारी के बाद से राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन CSPOC आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 60 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों और अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। CSPOC का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूपों के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना और संसदीय संस्थाओं का विकास करना है। सम्मेलन में आज पहले दिन स्थायी समिति की बैठक होगी। 28वें सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला इसकी स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संविधान सदन के ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रमंडल और स्वायत्त संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूबियो के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और वो संपर्क में रहने पर सहमत हुए। दोनों ने व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों इन और अन्य मुद्दों पर संपर्क में रहने पर भी सहमत हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कई क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग को मजबूत करने और भरोसेमंद भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की है। पीएम मोदी ने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार होते देखना उत्साहजनक है, खासकर ऐसे समय में जब भारत फ्रांस नवाचार वर्ष मना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो जल्द ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं, जहां वो राज्य में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात हाउसिंग बोर्ड की रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत सूर्या अपार्टमेंट सेक्टर 2 का भूमि पूजन करेंगे। गृह मंत्री उत्तरायण पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे और नवा वार्ड में भी इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। भारतीय नौसेना का नौकायन पोत कौंडिन्य आज ओमान के मस्कट पहुंचेगा। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से बनाया गया पारंपरिक नौकायन पोत है, जो 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा पर रवाना हुआ था। भारतीय नौसेना का नौकायन पोत कौंडिन्य भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण, नाविकता और समुद्री नेविगेशन की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। मस्कट में INSV कौंडिन्य का आगमन दोस्ती, आपसी विश्वास और सम्मान के स्थायी बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा, जिसने सदियों से इन दोनों समुद्री देशों को जोड़ा है। ये यात्रा गुजरात और ओमान के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को भी उजागर करती है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। 893 वार्डों की 2869 सीटों के लिए मतदान 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। कोडीन युक्त कफ सिरप की बांग्लादेश तस्करी करने वाले शुभम जायसवाल और विकास पाठक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है। देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन लोग उपटन, स्नान, तिलगुड़ खाने और पतंगबाजी समेत धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के शुभ अवसर पर मनाए जाने वाले इस त्योहार को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एकादशी के मौके पर स्नान करने के लिए संगम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
यूपी प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है और यूपी एटीएस की मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड माघ मेले के इलाके की निगरानी कर रही है, क्योंकि एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम घाट पर पवित्र स्नान करने आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें पूर्व सैनिक दिवस समारोह में होंगे शामिल। सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिक दिवस को हर साल 14 जनवरी को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की विरासत और सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सिंगापुर में मशहूर भारतीय गायक गीतकार जुबिन गर्ग की मौत को लेकर आज कोरोनर की जांच शुरू हो रही है। ये सुनवाई स्टेट कोर्ट्स में होगी, जहां सिंगापुर पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट स्टेट कोरोनर एडम नखोदा के सामने पेश करेगी। गुजरात के साबरमती में स्थित हाई स्पीड रेल मल्टी मॉडल हब को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है, जो भारत के हाई स्पीड रेल क्षेत्र में सतत बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिन के दौरे पर तमिलनाडु जाएंगे। 15 जनवरी को उपराष्ट्रपति तिरुपुर में लोगों के साथ थाई पोंगल मनाएंगे। सोलहवीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह और टेबल टॉप एक्सरसाइज के लिए अंतिम योजना सम्मेलन आज से 16 जनवरी तक नई दिल्ली में होगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां आज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच सच MDH माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम आज नई दिल्ली में नीति आयोग में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 पर रिपोर्ट जारी करेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड, 28 जनवरी को मीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और 29 जनवरी को मुख्य मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए टिकटों की बिक्री आज बंद हो जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर 26 और 29 जनवरी को दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेंगे। जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक हवाई अड्डे पर गैर निर्धारित उड़ानों को उड़ान भरने या फिर उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारतीय रेलवे जल्द ही 9 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को घोषणा की है।
राजस्थान के सरहदी जिला बाड़मेर में मकर संक्रांति का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में रंग बिरंगी पारंपरिक पतंगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंगों का जबरदस्त क्रेज है। दुकानदारों ने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित पतंगें मंगवाई हैं, जिनमें पीएम मोदी की तस्वीर, तिरंगा, आई लव इंडिया, भारतीय सेना की बहादुर महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की छवियां और देशभक्ति के शानदार संदेश छपे हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई के अधिकारियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 270 किलोग्राम मैफेड्रोन और एक सिंथेटिक नशीली दवा बरामद की है। दिल्ली में विश्व बुद्धिजीवी फाउंडेशन ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में कई और संगठन के लोग भी शामिल हुए। इसमें आगामी 19 जनवरी को रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को विधिवत लॉन्च करने की बात कही। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को नई गति देने के उद्देश्य से आईसीएआर, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर ने 2025 से 2027 के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रशिक्षण कैलेंडर के माध्यम से देश भर में 22,000 से अधिक मछली पालकों, मछुआरों और अन्य हितधारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्चात उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। इस पहल से पर्यटकों का गुलमर्ग तक पहुंचना आसान होने के साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार ने बड़े प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार दी है। पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश 2.0 और डीपीआईआईटी के पीएमजी से मंजूरियां तेज हुई। जनवरी 2026 तक कोई मामला लंबित नहीं, जो सक्रिय और समन्वित शासन की सफलता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में रेल मंत्रालय की अहम उपलब्धि, रोजा सीतापुर छावनी बुढ़बल रेल दोहरीकरण परियोजना अब पूरी तरह चालू है। पीएम प्रगति की निगरानी में पूरी हुई इस परियोजना से रेल यातायात तेज हुआ और प्रदेश की अर्थव्यवस्था व कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिली। पीएम मोदी के विजन और प्रगति बैठकों के जरिए देश में दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है। प्रगति से मिली ऊर्जा से आज झारखंड के चतरा जिले में स्थित नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्वी भारत की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में गेम चेंजर साबित हो रहा है। सरकार की पहल के बाद बड़े डिलीवरी एग्रीगेटर्स ने 10 मिनट की डिलीवरी का समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बड़े डिलीवरी एग्रीगेटर्स ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ बैठक की। ब्लिंकिट ने इस निर्देश पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है और अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट की डिलीवरी का वादा हटा दिया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से गिग वर्कर्स हादसों की आशंका से सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके लिए काम करने की स्थितियां बेहतर होंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट अतिथियों के लिए एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर डाक विभाग द्वारा निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल, कड़ाके की ठंड में जवानों ने कड़ी मेहनत से की रिहर्सल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना। आईएमडी ने अगले 5 से 6 दिनों के दौरान बिहार में सुबह के समय घने कोहरे की संभावना व्यक्त की है, जिससे सर्दी और बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तापमान में गिरावट और ठंड का असर बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर तापमान कम होकर -5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। 2025 में भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। इस दौरान भारत में 150 मिलियन टन से ज्यादा चावल का उत्पादन हुआ है। पीएम के नेतृत्व में किसान हितैषी योजना और सब्सिडी के साथ ही आधुनिक इनपुट ने किसानों को मजबूत किया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोशल मीडिया पर साझा की।
भारत में साल 2025 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी नौकरियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में पिछले साल एआई से जुड़े 2,90,256 पदों पर भर्तियां हुई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत को दुनिया में एक ऐसे बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करेगा जो जिम्मेदार और सभी को साथ लेकर चलने वाली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य तय करेगा। ये सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें लोग ग्रह और प्रगति पर आधारित 3 मुख्य स्तंभों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में युवाओं, स्टार्टअप्स, महिला इनोवेटर्स और छोटे शहरों के छात्रों के लिए कई अवसर होंगे। 2024-25 में पीएलआई योजना के तहत 1999.94 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया, जिसमें 13.61 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री ड्राइव योजना को सितंबर 2024 में शुरू किया गया था, जिसके लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। दिसंबर 2025 में भारतीय ऑटो उद्योग ने रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार पैसेंजर वाहनों की थोक बिक्री में सालाना 27% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोपहिया वाहनों की बिक्री 39% बढ़कर 15,41,036 यूनिट्स और तिपहिया वाहनों की बिक्री में 17% का इजाफा हुआ, जो अक्टूबर-दिसंबर अवधि में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 12.76 लाख यूनिट्स रही। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हासिल किया। वहीं गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार किया। एईएसएल ने खावड़ा साउथ ओलपाड एचवीडीसी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो गुजरात के कच्छ जिले से सूरत तक 2500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाएगा। भारत का डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई अब विदेशों में भी पहुंचने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय के सचिव एम नागराजू ने बताया कि यूपीआई की सफलता को अब दुनिया के अन्य देशों तक फैलाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यूपीआई का उपयोग 8 देशों में किया जा रहा है, जिनमें भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और फ्रांस शामिल है। वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के कारण मंगलवार को चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। चांदी की कीमत 2.63 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची। वहीं सोने की कीमतों में गिरावट। 24 कैरेट सोने की कीमत 165 रुपए कम होकर 1,40,284 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी में तेजी का सिलसिला जारी। पीएफआरडीए ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो एनपीएस के तहत निश्चित भुगतान प्रणाली तैयार करेगी। कदम रिटायरमेंट इनकम सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर एमएस साहू करेंगे। इसमें 15 सदस्य होंगे, जो पेंशन भुगतान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर काम करेंगे। फोन पे ने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फोन पे एचडीएफसी ऑल्टीमो लॉन्च किया है, जो रोजाना के खर्च पर आकर्षक रिवार्ड्स प्रदान करता है। इस कार्ड का मुख्य फोकस रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे सामान्य ट्रांजैक्शन पर कैशबैक देने पर है। फोन पे एचडीएफसी अल्टीमो कार्ड के उपयोगकर्ता 10% कैशबैक पा सकते हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की अपनी कोशिशों को तेज कर रहे हैं। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन और उनकी ग्रीनलैंड के समकक्ष विवियन ने हाल ही में ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकियों को तेज किए जाने के बाद रूबियो से मुलाकात का अनुरोध किया था। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 2 सप्ताह से अधिक समय से है जारी। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का खुलकर समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की अपील की है। ट्रंप ने लिखा कि ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 1850 प्रदर्शनकारी थे। इसके साथ ही 16,700 लोगों से ज्यादा को हिरासत में लिया गया है। ईरान में 2 सप्ताह से अधिक समय से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मृतकों की संख्या खौफनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसे लेकर यूरोपीय यूनियन ने गहरी चिंता व्यक्त की है। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ईरान में बढ़ती मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए ईरानी सुरक्षा बलों की आलोचना की। उन्होंने बल के अत्यधिक इस्तेमाल और आजादी पर पाबंदियों की कड़ी निंदा की।
वेनेजुएला के अधिकारियों ने दक्षिणी राज्य बोलीवर में 6.85 टन ड्रग्स जब्त की है। यह जानकारी आंतरिक मंत्री कैबेलो ने मंगलवार को दी। कैबेलो ने बताया कि इसमें 238 पैकेट शामिल थे, जिनमें लगभग 14,000 किलो मारिजुआना और 81 किलो कोकीन शामिल थी। फ्रांस के किसानों ने मंगलवार को पेरिस में लगभग 350 ट्रैक्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ये एक हफ्ते में दूसरी बार था जब किसानों ने ईयू मर्कोसुर व्यापार समझौते और कम आय के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रूस का यूक्रेन पर इस साल का सबसे भीषण हमला जारी है। रूसी सेना के इस हमले में कीव और खार्किव में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं लगभग 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रूस के इस हमले से यूक्रेन के कई बिजली संयंत्र तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी लोग कई दिनों से बिजली और हीटिंग के संकट से जूझ रहे हैं। पेरू के जुनेन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में एक परिवार को ले जा रहा ट्रक मलबे के नीचे दब गया। इस हादसे में महिला, उसके पति और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में मलबे के साथ आए भारी मात्रा में पत्थर और पेड़ सड़क पर जा रहे ट्रक पर जा गिरे। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने मलबे को सड़क से हटाने का काम शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हालिया घटना बांग्लादेश के फेनी जिले की है, जहां 27 साल के ऑटो रिक्शा ड्राइवर समीर दास की बेरहमी से हत्या कर दी। ताइवान और अमेरिका के बीच महीनों से चल रही व्यापार वार्ता के बाद आखिरकार एक सामान्य सहमति बन गई है। ताइवानी वार्ताकारों के अनुसार दोनों पक्ष व्यापार समझौते के मुख्य बिंदुओं पर सहमत हैं। इन समझौतों का प्राथमिक उद्देश्य ताइवानी निर्यातों पर लगाए गए भारी टैरिफ को कम करना है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्यात को अमेरिकी प्रतिबंधों से सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए हिंसा मामले में सुनवाई शुरू हो गई। दरअसल ये सुनवाई गाम्बिया की याचिका पर हो रही है। याचिका में म्यांमार सरकार और सेना पर रोहिंग्या के जनसंहार का आरोप लगाया गया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज राजकोट में। पहला मैच जीत चुकी टीम इंडिया की नजर मैच जीतकर सीरीज जीतने पर। हरमनप्रीत कौर की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। ये गुजरात जॉइंट्स की टूर्नामेंट में पहली हार रही। मुंबई की प्रतियोगिता में ये लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ मुंबई को WPL में गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ जीत हार का रिकॉर्ड 8-0 का हो गया है। आयुषी सोनी WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली पहली खिलाड़ी बनी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में आयुषी गुजरात जॉइंट्स की पारी के दौरान रिटायर्ड आउट हुई। विमेंस प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। इस मुकाबले में दोनों की निगाह मौजूदा सत्र में पहली जीत हासिल करने पर होगी। विदर्भ ने विजय हजारे एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में विदर्भ ने दिल्ली को 76 रन से हराने में सफलता पाई। पंजाब ने विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पंजाब ने क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश को 183 रन से हराया। लक्ष्य सेन ने हमवतन आयुष शेट्टी को सीधे गेम्स में हराकर इंडिया ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई। 2022 के चैंपियन लक्ष्य अगले दौर में जापान के केंता निशिमोतो से भिड़ेंगे। इंडिया ओपन में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी ने शानदार जीत से आगाज किया। अपने पहले मुकाबले में त्रिशा और गायत्री ने थाईलैंड की जोड़ी को मात दी। राजधानी दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन में आज पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। पिछले सप्ताह मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली सिंधु का सामना वियतनाम की नुयेन के साथ होगा। पुरुष एकल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेंगे। श्रीकांत का सामना तरुण मन्नेपल्ली से होगा। रांची बंगाल टाइगर्स ने पुरुष हॉकी इंडिया लीग में तमिलनाडु ड्रैगन्स को 5-3 से हरा दिया। रांची बंगाल टाइगर्स की तरफ से जुगराज सिंह ने हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल में आज नाइजीरिया का सामना मेजबान मोरक्को से होगा। इस मैच में नाइजीरिया के कप्तान विल्फ्रेड नदीदी सस्पेंशन के चलते नहीं खेल पाएंगे। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के सेमीफाइनल में आज सेनेगल का सामना मिस्र से होगा। मिस्र की टीम रिकॉर्ड 7 बार की चैंपियन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने पूर्व मिडफील्डर माइकल कैरिक को इस सीजन के अंत तक अंतरिम मैनेजर नियुक्त किया है। कैरिक रूबेन अमोरिम का स्थान लेंगे, जिनमें इस महीने की शुरुआत में बर्खास्त कर दिया गया था।
एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।